हाँ, तो कैसे हैं सब। हम मांग की अवधारणा टॉपिक पढ़ रहे थे, उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं मांग के नियम से। देखो, मांग का नियम क्या होता है कि अन्य बातों को समान रखते हुए, अन्य बातों को समान रखने का मतलब है उपभोक्ता की आय, रुचि या जो संबंधित वस्तुएं उनकी कीमतें, इन सब को स्थिर रखते हुए जो वस्तु की कीमत में और वस्तु की मांग मात्रा में विपरीत संबंध होता है, ये क्या कहलाता है? मांग का नियम कहलाता है। यानी कि मांग का नियम हमें क्या बताता है? वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग मात्रा में विपरीत संबंध को बताता है। ठीक है, तो अब जैसे हम एग्जांपल लें, हम मार्केट में जाते हैं और मार्केट में अगर कोई जो दुकानदार है वो हमें वस्तु थोड़ी सस्ती देता है तो हम उसकी ज़्यादा मात्रा खरीद लेते हैं। ठीक है, या हम उसको बोलते हैं कि जैसे मान लीजिए हम सब्जी लेने जाते, फ्रूट लेने जाते हैं, तो हम उससे भाव ताव करते हैं कि अगर थोड़ी सस्ती देगा तो हम उसकी ज़्यादा मात्रा खरीद लेंगे। तो इसलिए अपनी जो मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति है वो क्या है कि हम कम कीमत पर अधिक खरीदना पसंद करते हैं, और अगर कीमत ज़्यादा हो तो कम मात्रा खरीदना पसंद करते हैं। इसलिए जो मांग का नियम होता है वो क्या होता है? एक मनोवैज्ञानिक धारणा होती है। तो देखो, उपभोक्ता अपनी मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति के अनुसार अपने व्यवहारिक जीवन में ऊंची कीमत पर वस्तु की कम मात्रा खरीदता है। ठीक है, जब कीमत ज़्यादा होती है तो उपभोक्ता उसकी वस्तु की कम मात्रा खरीदता है, और कम कीमत पर वस्तु की अधिक मात्रा खरीदता है। यानी कि वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो फिर वस्तु की मात्रा अधिक खरीदता है। उपभोक्ता इस मनोवैज्ञानिक उपभोग प्रवृत्ति पर मांग का नियम आधारित है। यानी कि उपभोक्ता की ये जो मनोवैज्ञानिक उपभोग प्रवृत्ति है कि कम कीमत पर तो ज़्यादा मात्रा खरीदना और अधिक कीमत पर कम मात्रा खरीदना, तो इसी मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति पर मांग का नियम आधारित है। तो मांग का नियम बताता है कि अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की कीमत तथा वस्तु की मांग मात्रा में विपरीत संबंध होता है। यानी कि जो अपनी पी वस्तु की कीमत है, ये जो वस्तु की मांग मात्रा है क्यू, उससे इन्वर्स प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि इससे इसका विपरीत संबंध है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। मांग का नियम एक गुणात्मक कथन है। ठीक है, यह मात्रात्मक नहीं है, क्योंकि मांग का नियम हमें क्या बताता है? ये सिर्फ अपने को कीमत और मांग में परिवर्तन की दिशा बताता है। यानी कि इनमें सिर्फ संबंध बताता है कि अगर कीमत कम होती है तो मांग में बढ़ने की दिशा होगी, कीमत बढ़ती है तो मांग में घटने की दिशा होगी। ठीक है, और ये हमें परिवर्तन की मात्रा को नहीं बताता कि वस्तु की कीमत में कम होने से मांग मात्रा में कितना परिवर्तन होगा या मांग मात्रा में कितनी वृद्धि होगी, ये हमें नहीं बताता है। इसलिए मांग का नियम क्या है? सिर्फ एक गुणात्मक कथन है। फिर आगे देखते हैं मांग के नियम की मान्यताएं। तो देखो, मांग के नियम की मान्यताएं में हम सबसे पहले जो मान्यता लेते हैं, अन्य बातें समान रहने पर। इसको लैटिन भाषा में क्या बोलते हैं? सेटेरिस पेरिबुस। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। सेटेरिस पेरिबुस का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? अन्य बातें समान रहने पर। तो इसका अर्थ क्या होता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि उपभोक्ता की आय में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, उपभोक्ता की रुचि, स्वभाव, पसंद आदि में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, जो संबंधित वस्तु की कीमत है उसमें भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए, किसी नवीन स्थानापन्न वस्तु का ज्ञान नहीं होना चाहिए। यानी कि मान लीजिए हमें उसकी, जिस वस्तु का हम उपभोग कर रहे हैं उसकी हमें कोई दूसरी सब्स्टिट्यूट वस्तु पता चलती है, तो हम क्या करेंगे? उस नई वस्तु को खरीद लेंगे जो कि हमें सस्ती मिल रही है। तो हमें नई स्थानापन्न वस्तु का ज्ञान भी नहीं होना चाहिए। भविष्य में वस्तु की कीमत में परिवर्तन की संभावना नहीं होनी चाहिए। मतलब हमें इस बात की आशा न हो कि भाई जो निकट भविष्य है अपना, फ्यूचर में इस वस्तु की कीमत में परिवर्तन होगा। नहीं तो इससे क्या होगा कि अपना जो वर्तमान उपभोग है, जो अपनी वर्तमान मांग है, वो प्रभावित हो जाएगी। ठीक है, आगे देखें और क्या है इसका। ये मान्यता, प्रयुक्त या प्रयोग होने वाली वस्तु सामान्य होनी चाहिए। यानी जिस वस्तु का हम प्रयोग कर रहे हैं वो कौन सी होनी चाहिए? सामान्य वस्तु होनी चाहिए, गिफिन वस्तु नहीं होनी चाहिए। ठीक है, या और दूसरा एग्जाम्पल होता है वेबलेन गुड्स। ठीक है,
वस्तु विशेष के गुण में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मान लीजिए जिस वस्तु का हम उपभोग कर रहे हैं उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है तो हम कीमत में चाहे कमी हो जाए तो भी उसकी मांग मात्रा नहीं बढ़ाएंगे। या फिर मान लीजिए वस्तु की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है तो वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर भी हम उसकी मांग बढ़ा देंगे। तो इसलिए वस्तु के गुण में भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो ये सब मान्यताएं किसकी हैं? मांग के नियम की। यानी कि ये मान्यताएं अगर पूरी होती हैं तो मांग का नियम लागू होगा। अब देखें आगे, ये जो मांग वक्र है वो ऋणात्मक ढाल का क्यों होता है? मांग वक्र के ऋणात्मक ढाल के होने के पीछे जो पहला कारण है घटती सीमांत उपयोगिता का नियम। यानी कि हम जैसे जैसे किसी वस्तु की इकाइयों का उपभोग बढ़ाते जाते हैं तो उससे मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है वो क्या होती है? घटने लग जाती है। ठीक है। और हम क्या करते हैं? वस्तु की कीमत उसकी सीमांत उपयोगिता के बराबर निर्धारित करते हैं। तो देखिए, मांग का नियम घटती सीमांत उपयोगिता के नियम पर आधारित है। इस नियम के अनुसार उपभोक्ता द्वारा वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों का उपभोग करने पर वस्तु की सीमांत उपयोगिता घट जाती है, यानी MU घट जाती है। अतिरिक्त इकाइयों की घटती उपयोगिता के कारण उपभोक्ता वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों की कम कीमत देना चाहता है। यानी कि जैसे जैसे हम एक्स्ट्रा इकाइयों का उपभोग बढ़ाते हैं तो उससे सीमांत उपयोगिता घटती है, और सीमांत उपयोगिता घटती है तो फिर हम उस एक्स्ट्रा इकाई की कीमत भी कम देना चाहेंगे। ठीक है, क्योंकि सीमांत उपयोगिता घट रही है तो कीमत भी कम देना चाहते हैं। तो इस प्रकार क्या हो गया? उपभोक्ता जैसे जैसे अतिरिक्त इकाइयों को खरीदेगा वैसे वैसे वस्तु की कम कीमत देगा। इस वजह से मांग वक्र ऋणात्मक ढाल वाला होता है। जैसे ग्राफ के रूप में हम इसका एग्जांपल लें, ये मांग वक्र है, इसी को जैसे ये मांग वक्र है इसी को हम सीमांत उपयोगिता वक्र मान लें। ठीक है। अब वस्तु की एक इकाई खरीदते हैं तो कीमत इतनी है, और मान लीजिए उससे सीमांत उपयोगिता भी अपने को इतनी ही मिल रही है। जैसे जैसे वस्तु की अतिरिक्त इकाई खरीदते हैं तो अपनी जो सीमांत उपयोगिता है, मार्जिनल यूटिलिटी, वो क्या होती है? घटती जाती है। तो अपन क्या करते हैं? फिर उसकी कीमत भी कम ही देते हैं। ठीक है। तो जैसे जैसे वस्तु की इकाइयों का उपभोग बढ़ा रहे हैं, तो देखो यहाँ पर ये उपभोग की इकाइयाँ बढ़ रही है तो वैसे वैसे ही इसकी सीमांत उपयोगिता घटती जा रही है। तो सीमांत उपयोगिता घट रही है तो हम फिर इसकी कीमत भी कम देना पसंद करते हैं। ठीक है। इस वजह से इसका जो ढाल है वो कैसा है? ऋणात्मक ढाल या नेगेटिव स्लोप है। फिर आगे देखते हैं दूसरा कारण कि मांग वक्र ऋणात्मक ढाल का क्यों होता है। क्रय शक्ति में वृद्धि अर्थात आय प्रभाव। देखो, वस्तु की कीमत कम होती है तो जो उपभोक्ता की क्रय शक्ति है वो बढ़ जाती है। कैसे? जैसे मान लीजिए पहले वस्तु की कीमत थी 10 रुपये, 10 रुपये में एक इकाई आती थी। ठीक है। अब वस्तु की कीमत घट के हो जाती है 5 रुपये। ठीक है। पहले कितनी थी? 10 रुपये थी, और अब घट के हो गई 5 रुपये। तो पहले 10 रुपये में आ रही थी एक इकाई, अब 5 रुपये में आ रही है एक इकाई। ठीक है। तो इस कंडीशन में अपन 10 रुपये में वस्तु की 2 इकाई खरीद सकते हैं। ठीक है। तो अगर उपभोक्ता किसी वस्तु पर 10 रुपये खर्च करना चाहता है तो पहले जो स्थिति थी उसमें तो 10 रुपये पर वो एक इकाई ही खरीद पा रहा था। अब कीमत कम होने पर वो 10 रुपये में 2 इकाई खरीद पा रहा है। यानी कि यहाँ पर उसकी जो क्रय शक्ति है उसमें वृद्धि हो गई, यानी कि उसकी क्रय शक्ति बढ़ गई, क्रय शक्ति बढ़ गई। तो अब जैसे ही वस्तु की देखो कीमत कम हुई, 10 रुपये से 5 रुपये हुई, तो अब उपभोक्ता उसकी 2 इकाई खरीद रहा है। जब वस्तु 10 रुपये थी तो 1 इकाई खरीद रहा था। यानी कीमत कम होने पर उपभोक्ता ने उसकी मांग क्या कर दी? बढ़ा दी, वस्तु की मांग मात्रा बढ़ा दी। यानी कि वही बात, पहले 10 रुपये कीमत थी तब 1 इकाई खरीदी जा रही थी, जब कीमत घट के 5 रुपये हो गई तो अब वस्तु की 2 इकाई खरीदी जा रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो मांग वक्र है वो कैसा हो गया? ऋणात्मक ढाल का। फिर देखते हैं आगे, चलो इसको रीड कर लें एक बार। वस्तु की कीमत कम होने पर उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ जाती है, जिससे उपभोक्ता उसी व्यय पर अधिक इकाई खरीदने में सक्षम हो जाता है। तो देखिए, जैसे पहले 10 रुपये कीमत थी तो वह 1 इकाई ही खरीद पा रहा था, कीमत कम हुई 5 रुपये हुई तो अब वो उसकी
2 इकाई खरीद सकता है, यानी कि ज़्यादा इकाई खरीदने में क्या हो गया, सक्षम हो गया। फिर आगे इस प्रकार कीमत में कमी होने पर वस्तु की अधिक इकाई की मांग होती है, जिसके कारण मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है। अब एग्जाम्पल देखिए, उपभोक्ता 10 रुपये कीमत वाली वस्तु की 5 इकाइयों की मांग करता है तो 50 रुपये का व्यय होगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल को सोल्व करें अपन। 10 रुपये तो कीमत है और उसकी 5 इकाई खरीदता है, तब जो खर्चा होगा यानी कि जो व्यय है वो कितना हो गया, 50 रुपये। अब देखिए वस्तु की कीमत घट के 5 रुपये हो जाती है। ठीक है, वस्तु की कीमत 5 रुपये हो जाती है, तब उपभोक्ता इन 50 रुपये में कितनी इकाई खरीद सकता है, 10 इकाई। तो पहले जब 10 रुपये कीमत थी तब 5 इकाई खरीद सकता था, कीमत घट के हो गई 5 रुपये, 5 रुपये कीमत हुई तो अब उपभोक्ता 10 इकाई खरीद सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि उपभोक्ता की क्रय शक्ति में वृद्धि होगी, यानी कि 50 रुपये में अब वो पहले से ज़्यादा इकाई खरीद सकता है। ठीक है, अगला कारण है मांग वक्र ऋणात्मक होने का, मतलब ऋणात्मक ढाल का होने का प्रतिस्थापन प्रभाव। इसका अर्थ क्या है कि जब कोई वस्तु की कीमत कम होती है तो उपभोक्ता क्या करता है, जो उस वस्तु से संबंधित जो स्थानापन्न वस्तुएं हैं, है ना, स्थानापन्न वस्तु, उन वस्तुओं को भी छोड़कर वो इस वस्तु को ही खरीदने लग जाएगा, क्योंकि ये वस्तु क्या हो गई है, पहले से सस्ती हो गई। तो वो स्थानापन्न वस्तुओं को प्रतिस्थापित कर देगा। ठीक है, उनकी जगह वो मतलब इस वस्तु को प्रतिस्थापित कर देगा, इनको तो हटा देगा स्थानापन्न वस्तुओं को, और उनकी जगह इसको प्रतिस्थापित कर देगा, इस वाली वस्तु को, क्योंकि ये अब इनसे सस्ती हो गई। तो ये क्या हो गया, अपना एक प्रतिस्थापन प्रभाव हो गया कि अपन ने स्थानापन्न वस्तुओं की जगह इस वस्तु को प्रतिस्थापित कर दिया। तो देखें, जब दी गई वस्तु की कीमत कम होती है तब उसकी स्थानापन्न वस्तु की कीमत स्थिर रहने की मान्यता पर उपभोक्ता दी गई वस्तु को संबंधित वस्तु के स्थान पर प्रतिस्थापित कर देता है। यानी कि अपन ने मान्यता ली है अन्य बातें समान रहने पर, तो जो स्थानापन्न वस्तुएं हैं उनकी कीमत तो क्या रहेगी, स्थिर रहेगी। अब अपनी जो वस्तु है उसकी कीमत कम हो जाती है तो अपन क्या कर देते हैं, उस स्थानापन्न वस्तु के स्थान पर अपनी इस वस्तु को प्रतिस्थापित कर देते हैं। ठीक, क्योंकि दी गई वस्तु संबंधित वस्तु की तुलना में सस्ती हो जाती है। जैसे चाय और कॉफ़ी, अगर चाय की कीमत कम हो जाती है तो चाय कॉफ़ी की तुलना में क्या हो जाएगी, सस्ती हो जाएगी। ठीक है, और जो कॉफ़ी की कीमत है ना, कॉफ़ी की कीमत है वो हमने क्या मान रखा है, स्थिर मान रखा है, क्योंकि अन्य बातें समान रहने पर। ठीक है, कॉफ़ी की कीमत को हमने स्थिर मान रखा है और चाय की कीमत कम हो जाती है तो लोग क्या करेंगे, कॉफ़ी को छोड़कर उसकी जगह चाय को प्रतिस्थापित कर देंगे, क्योंकि अब चाय सापेक्ष रूप से कॉफ़ी से सस्ती हो गई। अब आगे देखते हैं, क्रेताओं की जनसंख्या में परिवर्तन। तो देखो, जब वस्तु की कीमत कम होती है तो कुछ ऐसे खरीदार भी होते हैं जिनको क्रेता बोल सकते हैं अपन, या उपभोक्ता। ऐसे खरीदार या उपभोक्ता जो पहले उसकी ज़्यादा कीमत पर उसको नहीं खरीद सकते थे। ठीक है, जब वस्तु की कीमत ज़्यादा थी तब तो उसको नहीं खरीद सकते थे, लेकिन जब वस्तु की कीमत कम होगी तो वो अब उनके बजट में आ गई। ठीक है, वो वस्तु अब उनके बजट में आ गई, तो अब ये जो खरीदार हैं वो भी इसको खरीदना शुरू कर देंगे। तो यानी कि इस वस्तु की खरीदारी में नए उपभोक्ता भी जुड़ गए हैं, पहले जो थे वो थे और नए भी जुड़ गए। यानी कि कीमत कम होने पर अब वस्तु की पहले से ज़्यादा मांग हो रही है, तो इस वजह से जो मांग का ढाल है वो कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है, अब देखते हैं मांग के नियम के अपवाद कौन से होते हैं। मतलब कुछ दशा ऐसी हैं जो कीमत व मांग का विपरीत संबंध नहीं होने देती है, यानी उनमें कीमत और मांग का विपरीत संबंध क्रियाशील नहीं होता है, उन्हें हम उन दशाओं को क्या बोलते हैं, मांग के नियम का अपवाद। देखो कौन कौन सी है। भविष्य में लगातार कीमत वृद्धि की संभावना, यानी कि हमें ये लगता है कि कीमत फ्यूचर में बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ऐसा किन परिस्थितियों में होता है, जैसे मान लीजिए
कोई युद्ध का टाइम हो या अकाल पड़ा हो, कोई प्राकृतिक आपदा आई हो जैसे बाढ़, तूफान, उसी प्रकार कोई क्रांति हो गई हो कहीं पर, या फिर कोई सरकारी नीतियाँ ऐसी हो गई हो जिनमें सरकार वस्तु की कीमत बढ़ाती रहे। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, उपभोक्ता वस्तु की कीमत अधिक होने पर और अधिक मांग करेगा, क्योंकि उसे ये डर रहेगा कि भविष्य में वस्तु की कीमत और ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो वो पहले ही उसकी और ज़्यादा मात्रा खरीदता रहेगा। तो इस वजह से क्या हुआ, वस्तु की कीमत भी बढ़ रही है और साथ साथ उसकी डिमांड भी बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट देखें, प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं या विलासिता की वस्तुएं बोलते हैं जिन्हें। प्रतिष्ठा सूचक वस्तुओं में झूठाकर्षण होने के कारण मांग का नियम लागू नहीं होता, क्योंकि लोग क्या करते हैं, जो अमीर लोग होते हैं वो दिखावे के लिए महंगी वस्तुओं को खरीदते हैं, यानी कि किसी वस्तु की कीमत जितनी ज़्यादा होगी उनके लिए वो वस्तु उतनी ही प्रतिष्ठा सूचक होगी, यानी कि एक तरीके से इज्जत मिलेगी उनको उस वस्तु को खरीदने पर। लोग देखेंगे, उनकी तारीफ़ करेंगे, वाह इतनी महंगी वस्तु है आपके पास। ठीक है, तो अमीर व्यक्ति क्या करते हैं, अपनी श्रेष्ठता दिखाने के लिए कीमत ज़्यादा होने पर भी वस्तु को खरीदते हैं। इसमें विलासिता की वस्तु की प्रधानता होती है। जैसे कोई एंटिक पीस होता है तो वो महंगा होने पर अमीर लोग खरीदते हैं, ताकि लोगों को ये दिखे कि ये कितना अमीर व्यक्ति है, कितना रईस है। आगे देखें, उपभोक्ता की अज्ञानता, यानी उपभोक्ता को ये पता ना हो कि ये जो महंगी वस्तु है वो मतलब अच्छी क्वालिटी की है या नहीं। कई बार हम सोचते हैं कि किसी वस्तु की कीमत ज़्यादा है तो उसकी जो क्वालिटी है वो भी अच्छी होगी। ठीक है, तो ये एक उपभोक्ता की अगर अज्ञानता हो, कोई वस्तु अच्छी क्वालिटी की भी ना हो और उसकी कीमत भी ज़्यादा हो, तो अज्ञानतावश उपभोक्ता उस वस्तु को खरीद ले। ठीक है, उपभोक्ता ऊंची कीमत वाली वस्तु को यह सोचकर अधिक खरीदता है कि महंगी वस्तु अधिक टिकाऊ और श्रेष्ठ होगी। इस प्रकार उपभोक्ता की अज्ञानता के कारण मांग का नियम लागू नहीं होता है। ऐसे आता है एक गिफिन विरोधाभास। तो गिफिन जो वस्तु होती है उसकी चर्चा हम आगे करेंगे जब हम क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण पढ़ेंगे। तो गिफिन वस्तु एक प्रकार की घटिया वस्तु होती है जिस पर मांग का नियम लागू नहीं होता, यानी कि इसमें कीमत कम होने पर इसकी मांग कम हो जाती है और कीमत अधिक होने पर इसकी मांग अधिक हो जाती है। बाकी इसका डिटेल से जो अध्ययन है वो हम क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण में करेंगे। अगला कारण है सट्टा। जो सट्टेबाजी के ग्रुप होते हैं वो जानबूझकर वस्तु की अधिक से अधिक मात्रा खरीद लेते हैं, जिससे पूर्ति कम होने पर कीमत बढ़ जाती है। ठीक है, तो जब वस्तु की कीमत बहुत अधिक बढ़ जाती है तो वस्तु को ऊंची कीमत पर बेचते हैं। तो ऊंची कीमत पर बेचते हैं तो भी उपभोक्ताओं को फिर वो खरीदनी पड़ती है। तो जो सट्टेबाजी ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं, मार्केट में कोई वस्तु है उसको खरीदकर अपने पास से इकट्ठा कर लेते हैं, जिससे मार्केट में उस वस्तु की पूर्ति जो होती है वो कम हो जाती है। अब पूर्ति कम होगी तो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। ठीक है, आगे देखो, देखें मांग में परिवर्तन। मांग में जो परिवर्तन होता है वो दो प्रकार से हो सकता है। एक तो मांग वक्र पर ही संतुलन हो, जैसे मांग वक्र पर ही हम आगे की ओर बढ़ें या पीछे की ओर चलें, ना आगे की ओर चलें या पीछे की ओर चलें, तो भी क्या हो रहा है, मांग में परिवर्तन हो रहा है। या फिर जो मांग वक्र है उसमें ही खिसकाव हो जाए, यानी वो शिफ्ट हो जाए, या तो दाईं साइड शिफ्ट हो जाए या बाईं साइड शिफ्ट हो जाए। इसमें भी क्या होगा, मांग में परिवर्तन होगा। तो देखो, जब केवल मांग वक्र के ऊपर ही परिवर्तन होता है, उपभोक्ता मांग वक्र के ऊपर ही गति करता है, उस कंडीशन में जब उपभोक्ता बाएं से दाएं जाता है, यानी कि जब मांग मात्रा बढ़ती है, ठीक है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं मांग में विस्तार। केवल मांग वक्र के ऊपर ही जब आगे बढ़ता है उपभोक्ता तो उसको क्या बोलते हैं, मांग में विस्तार। और अगर उपभोक्ता मांग वक्र पर पीछे की तरफ चलता है, यानी कम मात्रा की मांग करता है, तो उसको बोलते हैं मांग में संकुचन। तो ये किस वजह से होता है, कीमत में परिवर्तन की वजह से। यानी कि जब कीमत में कमी होगी तो उपभोक्ता पहले से ज़्यादा मात्रा खरीदेगा, तो ये क्या हो गया, इस मांग वक्र पर ही गति होगी। इसी प्रकार अगर कीमत बढ़ जाती है तो उपभोक्ता पहले से कम मात्रा खरीदेगा, यानी कि यहाँ पर मांग मात्रा में कमी होगी। तो मांग मात्रा में कमी को क्या बोलते हैं, मांग में संकुचन, और मांग मात्रा में वृद्धि को बोलते हैं मांग में विस्तार। फिर देखते हैं मांग वक्र में खिसकाव या मांग वक्र का शिफ्ट होना। तो अगर
मांग वक्र दाईं साइड शिफ्ट हो जाता है यानी ऊपर की ओर, तो उसको तो हम बोलते हैं मांग में वृद्धि। यदि मांग वक्र बाईं साइड शिफ्ट हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं मांग में कमी। तो इन दोनों में अंतर है। मांग वक्र पर ही अगर गति हो रही है तो उसको बोलते हैं, जैसे अगर मांग वक्र पर आगे की ओर गति हो रही है तो उसको बोलेंगे मांग में विस्तार, पीछे की ओर गति हो रही है तो मांग में संकुचन। ठीक है, अब इसको डिटेल से देखते हैं। तो देखो, जब वस्तु की खुद की कीमत में परिवर्तन होता है और अन्य बातें समान रहती है तब तो उपभोक्ता केवल मांग वक्र पर गति करता है, यानी कि कीमत घटेगी तो मांग में विस्तार होगा और कीमत बढ़ेगी तो मांग में संकुचन होगा। और कीमत के बजाय अन्य किसी कारक में परिवर्तन हो जाता है या तत्व में परिवर्तन हो जाता है, जैसे कि संबंधित वस्तुओं की कीमत में या उपभोक्ता की आय में या उपभोक्ता की रुचि में, ऐसे अन्य किसी तत्व में परिवर्तन हो जाता है, तब मांग वक्र शिफ्ट होता है। ठीक है, उस टाइम मांग में वृद्धि या कमी होती है। तो ये याद रखना है, कीमत में परिवर्तन होने पर या तो मांग मात्रा में कमी होती है या मांग मात्रा में वृद्धि होती है, और कीमत के बजाय अन्य किसी कारक में परिवर्तन होता है तो मांग में वृद्धि होती है या मांग में कमी होती है। तो आगे देख सकते हैं हम, मांग वक्र पर गति दो प्रकार से हो सकती है, या तो मांग का विस्तार हो सकता है या मांग का संकुचन होता है। मांग के विस्तार को हम बोलते हैं मांगी गई मात्रा में वृद्धि, यानी कि वस्तु की कीमत में कमी होने पर उपभोक्ता वस्तु की पहले से ज़्यादा मात्रा की मांग करता है, इसको हम क्या बोलते हैं, मांग का विस्तार। तो ठीक है, और इसी प्रकार मांग का संकुचन, तो मांग का संकुचन किसे कहते हैं, मांगी गई मात्रा में कमी, यानी कि वस्तु की कीमत में अगर वृद्धि हो जाती है और अन्य बातें समान रहती हैं तो जो वस्तु की मांग मात्रा है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी, यानी कि उपभोक्ता उसी मांग वक्र पर रहेगा लेकिन पहले से कम मात्रा की मांग करेगा। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, मांग का संकुचन या मांगी गई मात्रा में कमी। अब आगे देखें, मांग वक्र में शिफ्ट होना। तो पहले मांग में वृद्धि। मांग में वृद्धि कैसे होगी, जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ जाए, और जो बाकी सभी कारक हैं वो क्या रहे, स्थिर रहें। अब आय बढ़ जाती है तो उपभोक्ता क्या करेगा, उसी कीमत पर पहले से ज़्यादा मांग करेगा। जैसे कीमत P है, कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ लेकिन उपभोक्ता की आय बढ़ गई, तो उपभोक्ता क्या करेगा, उसी कीमत पर अब पहले से ज़्यादा मात्रा खरीद सकता है क्योंकि उसकी आय पहले से ज़्यादा हो गई। तो यानी कि वो पहले से ज़्यादा मात्रा खरीद सकता है, तो इसका मतलब जो मांग वक्र है वो दाईं साइड शिफ्ट हो गया है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, मांग में वृद्धि। या फिर हम संबंधित वस्तु की कीमत की बात करें, जैसे स्थानापन्न वस्तु है। स्थानापन्न वस्तु में अगर स्थानापन्न वस्तु की कीमत अगर बढ़ जाती है, जैसे हम चाय और कॉफ़ी का एग्जांपल लें, अगर कॉफ़ी की जो प्राइस है वो बढ़ जाती है तो क्या होगा, लोग कॉफ़ी को छोड़कर चाय को ज़्यादा खरीदने लग जाएंगे। ठीक है, कॉफ़ी को छोड़कर चाय को ज़्यादा खरीदने लग जाएंगे, तो उस वजह से चाय की कीमत में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ लेकिन चाय की मांग बढ़ जाएगी, क्योंकि चाय की जो स्थानापन्न वस्तु है कॉफ़ी, उसकी कीमत बढ़ गई थी, है ना। इसकी कीमत बढ़ने से लोग क्या करेंगे, कॉफ़ी को छोड़कर चाय को ज़्यादा खरीदने लग जाएंगे, जबकि चाय की कीमत तो स्थिर है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, मांग में वृद्धि। मांग में वृद्धि, इस कंडीशन में मांग वक्र दाईं साइड शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार मान लीजिए उपभोक्ता की रुचि वस्तु के प्रति ज़्यादा हो जाती है तो उपभोक्ता उसी कीमत पर पहले से ज़्यादा मांग करता है ना, उसी कीमत पर वस्तु की पहले से ज़्यादा मांग करता है। तो इस कंडीशन में भी जो मांग वक्र है वो दाईं साइड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगी, मांग में वृद्धि। तो देखो, मांग में वृद्धि के कारण क्या है, या तो उपभोक्ता की आय बढ़ जाए या प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाए। ठीक है, या पूरक वस्तु की कीमत में कमी हो जाए। तो देखिए, पूरक वस्तु है, जैसे हम कार और पेट्रोल का एग्जांपल लें। ठीक है, कार और पेट्रोल की कीमत कम हो जाए, या फिर हम मान लें कि कार की कीमत कम हो गई। कार की कीमत कम होने से जो कार की डिमांड है वो बढ़ेगी। कार की डिमांड बढ़ेगी तो इससे पेट्रोल की डिमांड भी बढ़ जाएगी। ठीक है, कार की कीमत कम होने से कार की डिमांड बढ़ेगी, और कार की डिमांड बढ़ने से
पेट्रोल की डिमांड बढ़ जाएगी। तो यानी कि पेट्रोल की कीमत तो स्थिर है, लेकिन कार की कीमत में कमी होने से पेट्रोल की डिमांड बढ़ गई, क्योंकि कार की डिमांड बढ़ेगी, कार की डिमांड बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है पेट्रोल की डिमांड भी बढ़ेगी। तो पेट्रोल की कीमत स्थिर रहते हुए भी पेट्रोल की डिमांड बढ़ गई। ये भी क्या है? मांग में वृद्धि। ठीक है, ऐसे और भी कारण हैं, जैसे उपभोक्ता की रुचि किसी वस्तु की ओर हो जाए तो उपभोक्ता वस्तु की पहले से ज़्यादा मांग करता है, चाहे वस्तु की कीमत में परिवर्तन ना हो। इसी प्रकार भविष्य में वस्तु की कीमत बढ़ने की संभावना हो, जैसे मान लीजिए प्रेजेंट कीमत ये है, अब उपभोक्ता को लगता है कि भविष्य में इसकी कीमत बहुत बढ़ जाएगी, तो उपभोक्ता क्या करेगा? प्रेजेंट टाइम में ही उसकी ज़्यादा मात्रा खरीद लेगा। वो सोचेगा कि भविष्य में महंगी वस्तु ना खरीदनी पड़े, उसके इसलिए वो प्रेजेंट में ही पहले से ज़्यादा मात्रा खरीद लेगा। तो प्रेजेंट में तो कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, फिर भी वस्तु की मांग में वृद्धि हो गई, तो ये क्या होता है? मांग में वृद्धि का हो गया। तो इसी प्रकार हम मांग में कमी को देख सकते हैं। सेम इसी का अपोजिट हो जाएगा मांग में कमी। ठीक है, वो आप देख सकते हैं, इसको पढ़ लीजिए आराम से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ये कारण हो गए मांग में कमी के, इनको हम सेम उसी प्रकार देख सकते हैं जैसे हमने मांग में वृद्धि को देखा है। ठीक है, तो ये अपना मांग एनालिसिस या डिमांड एनालिसिस, मांग की अवधारणा चैप्टर पूरा होता है। नेक्स्ट टॉपिक अपन करेंगे अगली क्लास में। ठीक है।